हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्लांट्स। तो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है और हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस ये टर्म हमारे पास बहुत पहले से बायोलॉजी और साइंस में आता रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है गाइस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल और मेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन एसेंशियल्स की मदद से प्लांट अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो पहले गाइज आपको यही बता रखा है कि प्लांट अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और जिनको बाकी सारे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने अभी डिस्कस करा। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है। तो मेन आपका वही है कि किन किन चीज़ों की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या होता है गाइज? देखिए, फोटोसिंथेसिस से मतलब हमारा क्या यूज़ है? एक तो प्लांट को तो चलो फूड प्रिपेयर कर रहा है, मगर हमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है जिस ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है गाइज, अगला उसी पॉइंट पे आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि मतलब फोटोसिंथेसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बोला है कि आप जो भी एक टॉपिक पढ़ते हैं जिनमें से पॉइंट लिखे रहते हैं, तो आप उसको आगे ही उसके आगे ही मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? यहाँ पे हमें 2 दे रखी है। पहला फूड फॉर ऑल, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। फूड फॉर ऑल क्या होता है गाइज? फोटोसिंथेसिस एक क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? हमारे पूरे प्लेनेट में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। ठीक है, तो अभी एक चेंज समझेंगे। जो सनलाइट थी, सनलाइट पड़ी प्लांट पे, प्लांट ने अपना फूड बनाया। ठीक है, फूड बनाया, प्लांट का फूड जो उसने अपने लिए बनाया था उसे हमने भी कंज्यूम करा। ठीक है, प्लांट ने जो भी फूड बनाया उसे हमने कंज्यूम करा। तो हम टोटली डिपेंडेंट, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम तो डायरेक्ट प्लांट सोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हम जिस भी जानवर को कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड है हमारा प्लांट। ठीक है, अब प्लांट से भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सन है। सन एनर्जी देता है प्लांट को, प्लांट उससे फूड बनाता है। फूड बनाने के बाद वो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और उन्हीं एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है। अगर हम वेजिटेरियन है तो हम उन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये तो था गाइज फूड फॉर ऑल का कंसेप्ट। दूसरा आ जाता है ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। जैसे हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस हम करते हैं तो हम CO2 इवॉल्व करते हैं ना अपनी बॉडी से। ठीक है, तो हम CO2 जो छोड़ते हैं बाहर, तो उसको प्लांट कंज्यूम करता है और उसको कंज्यूम करने के बाद वो ऑक्सीजन एक्सेल करता है और उसी एक्सेल्ड ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं। तो ये तो था गाइज ऑक्सीजन टू ब्रीथ वाला कंसेप्ट। इजी पोर्शन था, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन आ चुका है जो कि है क्लोरोफिल द वाइटल पिगमेंट। तो गाइज ये इतना कुछ टफ नहीं है, बस इसको आपको समझना है ढंग से, तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये गाइज एक 10th के लेवल का कंसेप्ट आपके पास अभी आ चुका है, ये वाला जो कि है क्लोरोफिल द वाइटल पिगमेंट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो गाइज अभी हमको क्या है पता है, क्लोरोफिल की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो क्लोरोफिल क्या है? एक कलरिंग मैटर है। ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है जो प्लांट को, उस केमिकल का नाम क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, अभी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? कि क्लोरोफिल उसे ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर उसे प्रोवाइड करता है। अब पहली बात करते हैं गाइस कि क्लोरोफिल तो हमें पता चल गया कि है क्या। दूसरी चीज़ आती है हमारे दिमाग में कि मिलता कहाँ पे है। तो गाइस, क्लोरोफिल जो होता है ये हमें कहाँ मिलता है? माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेलीज जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो गाइस, ये जो उसी के नीचे डायग्राम दे रखा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा है आपको। तो इस डायग्राम में गाइस आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हमें क्लोरोफिल का अभी साइड तो पता चल गई कि कहाँ मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ मिलता है, इसके लिए हमको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्पेरिकल जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने
हाफ डाइसेक्ट कर लिया है, अभी आप उसके इंटरनल पोर्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्या बता रखा है कि क्लोरोप्लास्ट आर द माइन्यूट ओवल बॉडीज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं ना, एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट इन्वलप। अब गाइज मैं आपको इस डायग्राम की मदद से ही सब समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए। दूसरा, अगर आप इसकी मदद से समझेंगे तो अगली बार आपको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने उसका आउटर देख लिया कि उसके पास दो मेम्ब्रेन रहती हैं, इनर और आउटर मेम्ब्रेन, जिनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट इन्वलप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? यहाँ पे फ्लैटेंड सैक उसने बोल दिया था इंटी। अभी यहाँ देखिए, क्लोरोप्लास्ट माइन्यूट ओवल बॉडीज हैं। ठीक है, अभी इनके अंदर क्या रहता है? बाहर तो ये डबल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, इन्वलप से। अंदर इसके क्या है? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, फ्लैटेंड जो मतलब एक सिंपल एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये है थैलाकॉइड। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड। दूसरा, अब क्या होता है जब ये स्ट्रक्चर पाइलअप होते हैं, पाइलअप का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो क्या बनाते हैं? ये आप देख सकते हैं ऐसे पाइलअप हो रखे हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो पाइलअप हो रखा है, ये देखिए ये डायग्राम है, इसे बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, पाइलअप, थैलाकॉइड जब पाइलअप होते हैं तो ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? वो बताता है कि उसके नीचे कलरलेस ग्राउंड होता है। ठीक है, एक कलरलेस ग्राउंड ये आप देख सकते हैं, ये वाला ग्राउंड, इसका नाम होता है स्ट्रोमा। ठीक है, आप नाम भी याद रखते जाइए। इसे बोलते हैं द कलरलेस ग्राउंड फ्लूइड, जो होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है गाइस, एक 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं सिर्फ एक सेल में। ठीक है, वन सेल कंटेन 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और द पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके बारे में अभी तक हम ये सब पढ़ रहे हैं, वो किस में मिलता है हमें? द क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल ऑफ थैलाकॉइड्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो थैलाकॉइड्स की जो वॉल होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो अब समझेगा इस आप क्लोरोफिल के लिए भी हमें कितने डिटेल में जाना पड़ा। क्लोरोफिल अभी आप सिंपल समझ गए होंगे, आई होप मैंने आपको समझा दिया तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्या है? एक सेल है जिसके अंदर 40 to 50 स्पेरिकल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हर एक क्लोरोप्लास्ट के बाहर डबल एनवलप होता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट एनवलप। हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं थैलाकॉइड्स। जब वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब पाइलअप हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रेनम। और जो उसके नीचे ग्राउंड होता है जिसमें कलरलेस फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। अभी देखिए गाइस, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी होता है इनके किनारे पे, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप याद रख लेंगे तो इंटरकनेक्टिंग बार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसे फ्रीड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें फ्रीड बोलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन ऑफ ग्रेनम भी इसने शो कर रखा है। तो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ चुका होगा, और ये पूरा टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, अगला आता है गाइस, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? देयर में बी मोर देन। अभी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट उसने, अभी देखिए गाइज यहाँ पे एक और पॉइंट इसने बता दिया है, देयर मे बी मोर देन 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस। तो इतना कुछ डिटेल में बायोलॉजी में तो आता नहीं है, बस ये एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर 9 टाइप ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको ज़्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहेंगे टीचर, तो उसमें से एक ये भी हो सकता है कि दे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आर देयर। तो टोटल जो होते हैं 9 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बाकी के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक और यहाँ पे बॉक्स में भी पढ़ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एट बोथ एंड्स विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट वो भी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी गाइज यहाँ पे जो उसने बोल रखा है कि क्लोरोफिल क्या करता है? ब्लू और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही रीज़न है गाइज कि हमें क्लोरोफिल ग्रीन दिखाई देता है। जो भी कलर, कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है या पिगमेंट है, वो जो भी कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, हमें उसका वो ही कलर दिखाई देता है। ठीक है गाइज,
ये तो हो गया, एक रीज़न मिल सकता है यहाँ से हमको और मिल गया कि क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू और रेड कलर को रेडिएट आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्लोरोफिल ग्रीन दिखाई पड़ता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक और टॉपिक आ जाता है अब। तो गाइज ये भी कुछ ऐसे ही दे रखा है आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए ही, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि टू मच ऑफ लाइट, मतलब जो अगर ज़्यादा सनलाइट पड़ जाए तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लांट में, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर में कि अगर ज़्यादा लाइट पड़ती है, ज़्यादा सनलाइट की वजह से हमारा क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल और प्लांट दोनों डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है गाइज, मगर क्या है, जो क्लोरोफिल है उसके लिए सनलाइट नेसेसरी है, मगर सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट तक। एक्सेसिव किसी भी चीज़ का डिस्ट्रॉय कर देता है चीज़ों को। जैसे आप देखेंगे एक प्रॉपर बैलेंस बना होता है, हमारे पूरे जो इकोसिस्टम है उसमें एक प्रॉपर बैलेंस बना है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है बाकी चीज़ें जो उस पर डिपेंडेंट है। कुछ भी चीज़ हो जाए, अगर हम सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वीट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे ही हर चीज़ एक सर्टेन और एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अच्छी रहती है। किसी भी चीज़ का एक्सेसिव होना हमेशा उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है गाइस, तो ये भी हो गया ये कंसेप्ट। अभी आता है रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग फॉर लेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, ये वाली, जिसमें मैंने रेगुलेशन में K+आयन थ्योरी और शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। तो इस वाले वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस आपको ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, अभी गाइज होता क्या है, स्टोमेटा सबसे पहले होते क्या है, स्टोमेटा आर द माइन्यूट ओपनिंग्स। ठीक है, तो ये माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं और ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में मिलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। ठीक है, अभी ये देखिए, जब भी हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, या फिर जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा स्टोमेटाज हैं वो ओपन रहते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें पता है सिर्फ रात में ही नहीं होती है, तो इसीलिए रात के टाइम पे जो हमारे स्टोमेटाज हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने बता रखा है यहाँ पे तो बता दिया है कि हमारा स्टोमेटाज ओपन और क्लोज कब रहते हैं, मगर ऐसा क्यों होता है और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ये एक मेन डाउट बन जाता है। अभी तो हमने सिर्फ ये समझ लिया कि जो हमारा स्टोमेटा है वो दिन के टाइम पे खुला है और रात के टाइम पे बंद है, मगर ये खुलता क्यों है और कैसे खुलता है, ये एक डाउट बन जाता है। तो इसके लिए गाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास पे दो थ्योरी बनी हुई है। एक तो है K+आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी और दूसरी है शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इनका एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। उसमें मैंने इन दोनों थ्योरीज को डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है गाइज, एक और यहाँ पे पॉइंट छूट जाता है